घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं और उनको आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। देश ही नहीं, जो लोग भारत के सियासत पर नज़र रखते हैं वो उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखते हैं, उनकी खबर भी रखते हैं, क्योंकि वो खुद खबर बनते भी हैं, बनाते भी हैं और उनके बारे में जो टीका टिप्पणी अलग अलग तरह से या जो विश्लेषण उनकी बातों का होता है वो लगातार सुर्खियों में भी रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंदाचार्य जी की। गोविंदाचार्य जी क्या हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से ये जानने के प्रयास करेंगे आज जो देश की दशा है, जो सियासी स्थिति है, उसमें गोविंद जी क्या कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव होने वाला है। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं और भूपेंद्र धर्मानी जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, गोविंद जी से जानने का प्रयास करेंगे और उनके जो प्रयास हैं उससे क्या उसके परिणाम निकलने वाले हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम गोविंद जी से यह जानना चाहते हैं कि गोविंद जी हैं कौन। राजनेता हैं, विचारक हैं, आंदोलनकर्ता हैं, समाज सुधारक हैं, रणनीतिकार हैं, सियासी जो लोग सत्ता में पहुंचना चाहते हैं उनको सत्ता तक ले जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं क्या, करते क्या हैं गोविंद जी? कौन है गोविंदाचार्य जी, कौन है? इस बात को लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। एक तो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और उसमें भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। ये दो आइडेंटिटी मेरी अपनी है, ऐसा मुझे लगता है। इसी दो आइडेंटिटी के ही अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की एक वैधता भी बनती है, वही मैं करता हूँ। आप स्वयं सेवक हैं? जी हाँ। और स्वयं सेवक की जो पार्टी इस देश में है वो है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, जिसको निर्माण करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान। वो अलग बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है कि संघ का स्वयंसेवक स्वतंत्र है, देश हित में वो किसी भी राजनीतिक दल में काम कर सकता है। आपके आज संघ के साथ संबंध कैसे हैं? क्या संबंध? ऐसा हम कह सकते हैं कि संघ के रोज शाखा जाने वाले या सप्ताह में एक बार शाखा जाने वाले ऐसी संख्या लगभग 10 लाख स्वयंसेवकों की होगी। उसमें से मैं भी एक हूँ। संघ की निर्णय प्रक्रिया में मैं शामिल भी नहीं हूँ, इसलिए संघ के बारे में कोई ब्रीफ होल्ड करने या उनके उपलक्ष्य में कुछ बात कहने, इसकी मेरी हैसियत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन चूंकि आप खुद स्वयं सेवक, आप कहते हैं कि आप एक स्वयं सेवक हैं, तो जो भी नीति है आरएसएस की, जो भी उनकी सोच है, उसको भी आप आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जैसा मैंने समझा है, जो मैंने संस्कार पाए हैं, उस आधार पर मैं समाज में काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो रचनात्मक हो या आंदोलनात्मक हो या राजनैतिक हो या बौद्धिक हो। तो इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? एक तो अध्ययन अवकाश जो पूरा किया मैंने 2003 में, वैश्वीकरण के प्रभाव और परिणाम और उसकी काट, ये विषय था। तो उसके बाद हमने देसी सोच और विकेंद्रीकरण के आधार पर नीतियाँ क्या हों, कैसे हों, इसकी बाबत बौद्धिक संगठन कुछ शुरू हुए। एक सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ है चेन्नई और दिल्ली में, एक कौटिल्य शोध संस्थान है, एक समग्र शोध संस्थान है, इन सब में। दूसरा, कम पूंजी कम लागत की बेहतर खेती, उद्यम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में देश भर में जो भी प्रयोग चल रहे हैं उन सबको जोड़कर भारत विकास संगम, रचनात्मक ताकत। और तीसरा, इन सब के खिलाफ जो सत्ता की यानी कि नीतियाँ होंगी उसके बाबत आंदोलनात्मक कार्यक्रम, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नाम से। और हाल में ताज़ा मैंने अध्ययन अवकाश 2003 में पूरा हुआ, तो 10 साल लगभग लगाते रहे इन्हीं सारे तीनों आयामों में। अब वो सारे संगठन अपने बल पर स्वतंत्र काम करने लगे, तो मैंने 2013 से ध्यान दिया है राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर वापस लाने के लिए कुछ कोशिश करना। और देश में चूँकि सभी प्रमुख राजनीतिक दल विदेश परस्त और अमीर परस्त नीतियाँ अपना रहे हैं, तो भारत में भारत परस्त, गरीब परस्त राजनीतिक ताकत उभरे, इस दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना। तो आज आप एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को कहेंगे वैकल्पिक राजनीति, जिसमें एजेंडा भी थोड़ा भिन्न सा रहे,
उसकी प्रतिबद्धता अंतिम व्यक्ति के प्रति रहे, कार्यशैली में भी पारदर्शिता और जवाबदेही रहे, और आचरण में भी कुछ न कुछ संहिता रहे। गोविंद जी, क्या आप बता सकेंगे कि 2014 का, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपने राजनीति की बात की है, 2014 में आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? एकदम से मैं इतना ही कहूँगा कि वैकल्पिक राजनीति की भी दस्तक राजनीतिक क्षेत्र में कुछ सुनाई पड़े, इसकी कोशिश ज़रूर होगी। और सामान्य जन में भी एक बात बनना कि जो सही है उसे डट के बोलें और जो जहाँ है वहीं से बोलें। ऐसे सारी ताकतों को एक करना और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करना, इसके लिए एक छोटा प्रयोग शुरू किया है लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के तहत। उसमें कुछ व्यक्ति, कुछ अर्ध राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक संगठन सब शरीक हुए हैं। इन सब का मिलकर एक प्रवाह भी बन सके, इसकी कोशिश होगी। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो आपका एक प्रभाव देखा है वो बीजेपी में देखा गया अभी तक, और उसके बाद अब आप एक नया प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये नया प्रयास है, तो 2014 में आपको क्या लगता है कि जो वोटर है, मतदाता है, वो आपको क्यों जगह दे? क्या मुद्दे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से जगह दे? स्वाभाविक है, एक तो मैं बहुत राजनीतिक चुनाव परिणाम ला पाऊंगा इसका दावा तो कर ही नहीं रहा हूं। पहली बात, मैं ऐसा मानता हूं कि आवाज़ उठनी चाहिए गरीबों के हक और हित की, जो आज चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विदेश परस्त और अमीर परस्त नीतियां अपनाए हुए हैं, इसलिए गरीबों के हक और हित की आवाज़ तो संसद में कम, सड़क पर ज़्यादा सुनाई पड़ रही है। तो उस आवाज़ को मुखरित करने वाले ताकतों के साथ संवाद, सहमति और सहकार के जरिए एक ताकत कैसे उभारी जाए, एक राजनीतिक प्रयोग है ये। नहीं तो इस प्रयास में आप दूसरों से हटकर हैं, ऐसा कैसे माना जाए? हाँ, क्योंकि हमारे साथ या हम जिनके साथ होंगे उन सब के साथ कुछ न्यूनतम बातें तो होंगी। एक तो वे सत्ता सिद्धांतों के अनुरूप सत्ता की बात सोचेंगे और सत्ता के लिए सिद्धांतों से न समझौता करेंगे न सिद्धांतों का त्याग करेंगे। आज भी जो हमने देखा है लोकतंत्र बचाओ मोर्चा में 20 तारीख के कार्यक्रम में भी जो लोग थे वो ऐसे ही थे जिन्होंने सत्ता छोड़ दी, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और या फिर 20 साल 30 साल से समाज में काम कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं सत्ता में सहभागिता की इच्छा भी नहीं की। लेकिन अब उनको सबको लग रहा है कि राजसत्ता की तारक शक्ति कम हो गई है, मारक शक्ति बहुत बढ़ गई है, राजसत्ता अपनी सार्थकता खो रही है, राजनीति में राज ही राज रह गया, नीति की बात कहीं नहीं है। ऐसे सारी स्थितियों से वो परेशान होकर समझ रहे हैं कि राजसत्ता को भी अविरोधी बनाना पड़ेगा, अनुकूल बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक इंटरवीनर की ज़रूरत पड़ेगी, हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस संकल्प के साथ जुटे हुए लोग मुझे लोकतंत्र बचाओ मोर्चा में साथ दिखाई पड़े हैं, और कई तो हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं और हमसे ज़्यादा ज़मीन पर काम किए हुए लोग हैं, जैसे पीवी राजगोपाल हैं जिन्होंने जनादेश सत्याग्रह भी किया था, जन सत्याग्रह भी किया था, आदिवासियों के लैंड फॉर राइट्स फॉर लैंड, इसके बारे में उन्होंने काम किया है। ऐसी लोक सत्ता पार्टी के डॉक्टर जयप्रकाश हैं जिन्होंने राजनीतिक कार्य पद्धति में नई मिसाल उन्होंने पेश की है। ऐसे बहुत लोग जुट रहे हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं जिन्होंने एक सिद्धांत के लिए ही उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी, और अब भी वो देश के समक्ष जब सोचते हैं तो व्यक्ति से बड़ा दल, लेकिन दल से बड़ा देश सोचते हैं। गोविंद जी, एक बात आप हमेशा अपने जितने भी आपके वक्तव्य हुए हैं उसमें कहते हैं कि जो ये लोकतंत्र है वर्तमान का, ये हाई कमान की संस्कृति का पोषक हो गया है, और हाई कमान के साथ साथ वंशवाद भी बढ़ता जा रहा है। जो आपका प्रयास है इसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी, ऐसा आप मतलब कैसे कह सकते हैं? इसके लिए मैंने एक अनुभव किया कि देखिए, आज़ादी के बाद के राजनीतिक दलों के इतिहास में भी आप देखेंगे तो आज के दलों की स्थिति और उन दलों के संस्थापकों का मानस कितना 180 डिग्रीज अलग अलग है, आप महसूस करेंगे। आज की कांग्रेस और महात्मा गांधी, आज की सोशलिस्ट पार्टी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आज की बीजेपी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज की बहुजन समाज पार्टी और अंबेडकर जी, आज की मार्क्सिस्ट पार्टियां और कार्ल मार्क्स या माओ से तुंग, या हमारे देश के ही बड़े कम्युनिस्ट नेता,
वो सब कितने अलग से दिखते हैं। तो ये जो अलग हो गए हैं, विरोधाभास हो गया, सब दल एक से दिखने लगे, सभी में साजिश, तिकड़म, चापलूसी ये कार्यपद्धति का हिस्सा बन गई। विचार और नीति के स्तर पर आप देखिएगा तो अंतर्विरोध है, दोहरापन है और अवसरवाद है। निष्ठा नीतियों के प्रति तो दिखती नहीं, नेताओं के प्रति निष्ठा है, नीतियों के प्रति आदर है। ऐसी सारी स्थिति में स्वाभाविक है कि धीरे धीरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के रूप में एक दल हो जाएंगे या संविधान के बाहर से ताकतें उनको नियंत्रित करने लगेंगी। ऐसी दुस्थितियां क्या बीजेपी को भी आप मानते हैं कि ये पार्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? आप बीजेपी का आप जब देखेंगे तो मैंने जो दो बातें कही वो तो लागू होती ही हैं, जो वंशवाद और जिसमें मैंने कहा अभी कि दोहरापन, अंतर्द्वंद और अवसरवाद नीति निर्धारण का कारक तत्व है। इसलिए सत्ता में रहते हैं तो कुछ नीतियों की बात करते हैं, विपक्ष में रहते तो उन्हीं नीतियों के विरोध भी में आ जाते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में नीतियों का इतना अंतर्विरोध साफ दिखाई पड़ता है। यह शुद्ध सत्ता में आना ही लक्ष्य रह गया है, सत्ता साधन नहीं साध्य बन गई है। और सत्ता के लिए किसी भी तरह के समझौते, किसी भी तरह के नीचे उतर सकते हैं, ऐसी स्थिति उन्होंने खुद ही प्रमाणित कर दी है। इसलिए बीजेपी बाकी पार्टियों से एकदम अलग है। आज वही लोग ऐसा नहीं कहते। नहीं, उसको तो निर्माण करने में आपकी भी उतनी अहम भूमिका है जितना किसी और स्वयंसेवक का है। तो आज जब आपने बीजेपी का निर्माण किया तो उसमें जो चरित्र आया तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका होगी। एग्जैक्टली, मैं कहूंगा, इसीलिए कहूंगा कि मान लो ये स्थिति है, मैं इसको कलेक्टिव फेल्योर मानूंगा। उस कलेक्टिव फेल्योर में मेरी भी हिस्सेदारी होगी। तो मेरी क्या हिस्सेदारी है? मैं इतना जानता हूं कि मुझे समस्या मालूम हो गई, समाधान का रास्ता मुझे मालूम था कि वैज्ञानिक कार्यपद्धति की ज़रूरत है। वैज्ञानिक कार्यपद्धति ईजाद हो, इसके लिए मैंने 1991 से लेकर 97 तक कोशिश की। 97 में विरार में एक बैठक केवल कार्यपद्धति की बाबत आयोजित की गई। देश के 40 प्रमुख नेता, आप कोई भी नाम ले लीजिए, जोशी जी होंगे, आडवाणी जी होंगे, अटल जी होंगे, पटवार जी होंगे, भैरव सिंह जी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, जो आप नाम ले लें, सभी लोग बैठक में थे। 41 सिफारिशें उस बैठक 3 दिनों की बैठक में उभरी थी। उसको विरार कमेटी रिपोर्ट के नाते से मैंने उसके रिकमेंडेशंस पढ़े थे, थोड़े हेरफेर हुए थे, उस सबको समाहित किया था। मगर वो रिपोर्ट 1 साल हो गया, कार्य समिति में विचार तक उसका नहीं हुआ था। उसमें कई बातें थी, जैसे अध्यक्ष अपने कार्यकाल में कोई चुनाव न लड़े, एक प्रत्याशी एक जगह पर से 2 बार ही अधिक से अधिक चुनाव लड़े, 10 वर्ष का अंतराल, उसके बीच जो चुनाव हो 3 या 4 भी हो तो उसको भी लड़ ले, उसके बाद खाली कर दे। एक गैप रहे, हमेशा पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं, एक टर्म सत्या जो संगठन में भी काम करेंगे। फिर संपत्ति की घोषणा करे, फिर जो जन्मदिन है, विवाह है, सामाजिक समारोह न मनाए, इसको पारिवारिक समारोह रहने दे, उपहार किसी से न ले। 50-40 एक बात, ये तमाम चीजें नहीं हुई। तो मैं तो बता रहा हूँ 98 में सत्ता में आ गए। फिर मैं अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के पास फिर गया कि आप तो संगठन के आदमी हैं, आप ही इसको लागू करा दें। उस 97 की बैठक में माननीय शेषाद्री जी और माननीय सुदर्शन जी, ये दोनों भी बैठक में उपस्थित थे 39 के साथ साथ ऑब्जर्वर के नाते से। मगर मैंने देखा कि उस रिपोर्ट का तो कुछ नहीं हुआ। तब मैंने और भी संघ के भी प्रमुख लोगों से बातचीत की 1999 में, और एक बीजेपी के श्रेष्ठ नेता ने तो ये कहा कि गोविंद जी, बीजेपी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस, इसका बहुत शोर मत करिए, डोंट टॉम मच अबाउट पार्टी विद ए डिफरेंस। उनका क्यों? कहा कि बिकॉज बीजेपी कैन बी एट बेस्ट कांग्रेस विद ए सैफरन टिंज। भाजपा अधिक से अधिक भगवा छटा वाली कांग्रेस हो सकती है। तो मैंने सीधा कहा कि भाई, एक तो मैं सहमत नहीं हूं, मगर ऐसा ही हो अगर, तो उसमें निस्वार्थ रूप से जीवन लगाने की जरूरत ही क्या है? इतना थोड़ा तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से युक्त स्वयंसेवक और अन्य लोग मंत्री, एमएलए, एमपी बनकर प्राप्त कर लेंगे। तो उनका फिर कहना था, हाँ सही बात है, निस्वार्थ रूप से जिंदगी लगाने की जरूरत क्या है? तो ये जब 1999 की स्थिति मैंने देखा, संघ के लोगों से भी मैंने बात की। अप्रैल 2000 में संघ के भी प्रमुख लोगों की बैठक हुई, मगर वो सबसे भी कुछ नहीं निकला नहीं। तो मैं तो तब से मानता था कि एक वैज्ञानिक कार्यपद्धति जिसमें सही और गलत के योग्य मापदंड हो, जिसमें फिल्टरिंग मशीन हो, सही बढ़े और गलत घटे। गोविंद जी, एक जो आपने बात कही कि जो प्रयास हुए
वो उसका कोई परिणाम सार्थक नहीं निकला जो आप चाहते थे, या जो एक जो स्वरूप मैं बनना चाहता था। चाहिए, हाँ, जो स्वरूप बनना चाहिए था, जो स्वाभाविक पॉलिटिकल पार्टी का किसी राष्ट्र निर्माण में के लिए बनाया जाए, वो स्वरूप नहीं निकल के आया। तो आपने एक रास्ता अलग चुना। लेकिन आप अगर संघ को देखा, आप कहते हैं आप स्वयं सेवक हैं, हाँ है। और आज भी हैं आप स्वयं सेवक, तो संघ का तो संपूर्ण रूप से नियंत्रण है बीजेपी पे। ना, तो क्या ये माना नहीं जाए है। कि संघ जो है उसमें भी ये चरित्र नहीं है? नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं वो जी। पूरा सही नहीं है। जी। एक तो संघ और अन्य संगठनों के, उन्हें संघ विचार के अन्य संगठनों के संबंधों का व्याकरण दो बातों पर टिका हुआ है। एक है कुछ पहलुओं के बारे में वे संगठन स्वयं पूर्ण रहे और स्वावलंबी बने, इस पर संघ का आग्रह है। वो कौन से 3 बिंदु हैं? तो एक, उस संगठन की नीति और निर्णय प्रक्रिया, 2 उस संगठन की आर्थिक व्यवस्था, 3 उस संगठन में कौन किस जिम्मेदारी पर रहे। 3 पहलुओं के बारे में स्वयं पूर्णता होनी चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए, और देश हित समाज हित के बारे में आपस में संवाद और सहयोग की मुद्रा होनी चाहिए। तो मैंने क्या अनुभव किया कि इसमें जो पहली 3 बातें हैं, जी, व्यावहारिक तौर पर इसमें भी कुछ कसर रही, और जो दूसरी भी बातें हैं उस पर भी जितना आग्रहयुक्त व्यवहार, उसमें भी परस्पर कुछ कमी रही। और ये मिला जुला कर आज जैसी स्थिति दिखती है कि कहीं पर या कभी कभी नियंत्रण की सी अवस्था दिखती है, और कहीं कभी एक स्वच्छंदता की स्थिति भी दिखती है। जी, ये वैज्ञानिक कार्य पद्धति के और जो संबंधों के व्याकरण और गतिशास्त्र का जी, पर आग्रह रहना चाहिए, उसका कहीं अभाव है। जी। नहीं, गोविंद जी, आप जो चीज इस वक्त कह रहे हैं, जो देश इस वक्त देख रहा है, जो आप बताना चाह रहे हैं, तमाम लोग आपके साथ आ रहे हैं। आपने सेफ डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, 2014 में चुनाव है, 10 साल में 2000 के बाद अगर आप देखें जो स्थिति 2004 से लेके अभी तक 10 साल में राष्ट्र की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, इसको आप इस वक्त कैसे देखते हैं? फिर मैं मानता हूं कि मैं समझ रहा हूं कि राज्य अपनी अर्थ को खो बैठा है, क्योंकि राज्य का गठन, संस्था, स्टेट पावर, उसका गठन ही इसीलिए हुआ था कि वो उनका बचाव करे जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। राजसत्ता हैसियतमंदों का पोषण और बचाव कर रही है, और कमज़ोर और बेबस लोग राजसत्ता के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं। ऐसी स्थिति में राजसत्ता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल न रहकर ऑफ द कारपोरेट्स, बाय द कारपोरेट्स, फॉर द कारपोरेट्स हो गई है। ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें और एक तरह का एक आत्महीनता का भाव है जो राजसत्ता के संचालन में लगे हुए हैं, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो राजनेता हो, दिखाई पड़ रहा है। अभी हाल में वीसा वाला ही प्रकरण आप देखिए ना, वीसा का, कि अमेरिका से वीसा मिल जाए इसके लिए गए हैं प्रदेश, अपने देश के पार्टी अध्यक्ष महोदय। ये कौन सी बात हुई? क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि राजसत्ता की चाबी व्हाइट हाउस में रखी हुई है? राष्ट्र के स्वाभिमान की कोई चिंता नहीं थी? क्या जरूरत है? अरे बगल का देश चीन, माओ त्से-तुंग ने तो कभी जाने की इच्छा भी नहीं व्यक्त की अमेरिका बार बार बुलाया तो भी वो नहीं गए, और उन्होंने कहा सीधा कि अमेरिका को जरूरत है तो आए चीन, हमें जरूरत नहीं है अमेरिका जाने की। अंत में प्रेसिडेंट निक्सन आए थे चीन। तो देश का नेतृत्व तो इतना दृढ़, इतना स्वाभिमानी, साहसी होने की जरूरत है। ये तो उल्टा दिखाई पड़ रहा है, और विरोध भी कर रहे हैं। कहां? तो जाकर बराक ओबामा के दरबार में। अरे भैया ये रियाया है क्या? हम 120 करोड़ देश के लोग हैं, करोड़ व्यक्तियों के देश हैं, और हमको तो समझना होगा कि दुनिया को भारत की जरूरत ज्यादा है, भारत को दुनिया की जरूरत कम है। लेकिन देश के राजनेताओं को देश की जनता की ताकत की न पहचान है और न परवाह है, और न जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता है। ये तो गरीबी की रेखा के बारे में आज जो बहस, ये वही लोग हैं गोविंद जी जो स्वयं सेवक से, आज जिसकी बात आप कर रहे हैं वो स्वयं सेवक थे कल तक, और आज भी हैं स्वयं सेवक हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुनियाद है वहां पे समस्या है, ये आप नहीं देख पा रहे हैं, या आप उसको देखना नहीं चाहते? नहीं, मैं ये मानता हूं। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं जी, कि आप मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जड़ता है। इस समय जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि पूरी तरह से जड़ता है। आपको क्या लगता है कि जो हस्तक्षेप राजनीतिक क्षेत्र में करना आप चाहते हैं, वो, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में पहले भी रहे हैं, और आप मानते हैं कि आपने जो विरार में एक दिया और वो पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और एक बड़ा संगठन था उसमें भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो अब आप जो प्रयास कर रहे हैं
ये बहुत जल्दी कब तक स्वरूप आ पाएगा, इसके बारे में आपका क्या क्या कहना है? हमेशा ऐसे समय में डिमांड सप्लाई की बात होती है, तो डिमांड तो इस बात की है जिसके लिए प्रयास चल रहा है, और अभी तक के 3 बार के सत्ता परिवर्तनों के प्रयास में संघ परिवार के संगठन भी साथ में थे। एक एडवांटेज था, चाहे वो 74 का रहा हो, 77 का, या वीपी सिंह के समय का रहा हो, या 98 के समय का रहा हो। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के स्वतंत्र स्वायत्त संगठन मिलकर सज्जन शक्ति के नाते एक हो रहे हैं। इसमें संघ का कोई, इसमें संघ के कोई भूमिका नहीं है। संघ के लोग इन बातों को देख तो रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ, जो भी हो रहा होगा वो तो देश के लिए ठीक ही हो रहा होगा, इतना उनको विश्वास है। समर्थन है आपके पास? मैं मानता हूं कि नैतिक समर्थन है, भौतिक समर्थन नहीं है। भौतिक समर्थन तो ढांचे का अपना रहता है, लेकिन कई संघ के स्वयंसेवक जो मैं घूमता रहता हूं, तो लोग हमारे प्रयास का साथ भी दे रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ये जो इस वक्त आपने इस लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत की है, इस समय आप कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इस समय आप मोदी का विरोध कर रहे हैं। मेरी किसी व्यक्ति में रुचि अरुचि का तो कोई सवाल नहीं है। सवाल है देश का क्या हो, सवाल है समाज का क्या हो, समाज के उस गरीब अंतिम आदमी का क्या हो, बात तो वो है। और अगर बाकी के लोग कारपोरेट सेक्टर को ही देश समझ रहे हो, उनका हित ही देश हित समझ रहे हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए मैं कुछ कहूँ सोचूं भी क्यों, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। और ये जो दिखाई पड़ रहा है स्वाभाविक है ना कि भैया सब दल एक से हैं। रावण की लंका में सब 52 गज के दिखते हैं और सब जहां खुद सत्ता में है वैसे वही काम कर रहे हैं। विपक्ष में होते हैं तो आरोप भी लगाते हैं। तो जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, तो नैतिक ताकत तो दोनों ही समूहों की नहीं दिखाई पड़ रही है। चिंता तो वो है। और ऐसे में उस चिंता को दूर करने की जो सोच है, जो लड़ाई है, जो आंदोलन है, जो बात है, वो क्या लोकतंत्र बचाओ आंदोलन या लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के जरिए आप करेंगे, स्वाभिमान आंदोलन के जरिए करेंगे, या ये तमाम चीजें साथ साथ चलेंगे? अच्छा, इसमें तो ये जैसे राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन है वो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का एक छोटा घटक है, अपना काम करेगा। लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक ताकत उभरती है तो उनके कार्यकर्ता भी साथ ही उसमें हैं, लगे हुए हैं। उसमें सब लोग हिस्सा लेंगे कितना पता नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, सब जगह अच्छे लोग होंगे। और मेरा इतना ही कहना है कि सही बात को डटकर बोले, जो जहां है वहीं से बोले। हमारे लिए कोई भी विरोधी प्रतिस्पर्धी आदि कुछ नहीं है। मूल्यों और मुद्दों पर आग्रह रखें, जो जहां है। अपना पॉलिटिकल कैरियर उसके कारण बर्बाद हो जाए तो हो जाए, देश तो बचेगा। और देश बचेगा तो मिटेगा कौन, और देश मिटेगा तो बचेगा कौन? जब देश बचाने की बात कहते हैं तो अभी अगर तुरंत देखें तो आपके सामने चुनौती क्या लगता है कि जो देश के बचाने के लिए जो सरकार करंट वर्तमान जो सत्ता में है, उनसे भी देश को खतरा है या नहीं है? तो उनको बचाने के लिए आप विकल्प अगर नहीं है तो जो विकल्प है उसको भी आप नहीं रोक रहे हैं। बीजेपी को हमारा उतना जोर हो तब तो बात है। हम तो शुरुआत कर रहे हैं, हम तो मूल्यों और मुद्दों का हल्ला मचाने में लगेंगे, जिसमें आप मोदी और बीजेपी को रोकने में नहीं लगेंगे। छोटी छोटी हमारा काम नहीं है वो। हम जो कर रहे हैं आज, जैसे अभी बात मैंने की, मैंने एक तरफ ये कहा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कुत्ते का पिल्ला का, वो उनका कहने का भाव नहीं था। उसी प्रकार श्री दिग्विजय सिंह ने अगर टंच माल कहा है तो उनका वो कोई लैंगिक भेद का सवाल वो नहीं था। अब ये दोनों के बारे में मैं कह रहा हूं बात, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स सीरियस होना चाहिए। पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो गरीबी की रेखा के बारे में होना चाहिए था। अब वो कोई उठा नहीं पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे? क्योंकि ये भी तो वही करते रहे हैं। आज ही बात आई है, गरीबी की रेखा की नीति का जो निर्धारण है वो तो एनडीए के समय में ही हुआ था। आज ये लोग कहेंगे, ये दोनों तो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि नया कुछ कहेंगे तो दूसरा कहेगा पहले तुम थे, तुमने क्यों नहीं किया, और आलोचना करेंगे तुम भी तो वही कर रहे थे। इसलिए नैतिक ताकत जब लोकतंत्र में सत्ता पक्ष या विपक्ष की भी खो जाती है तो नए पहल और प्रयोग की जरूरत पड़ती है। तो वही इस नया वही पहल है। ये वो पहल मेरी कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।